एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिनको एक ब्रिलियंट लीडर माना जाता है, जिनके ऊपर हजारों मोटिवेशनल वीडियो से पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। तुमने भी शायद ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। सोचो जरा, अगर ऐसा हो कि स्टीव जॉब्स ने अपनी 50 साल की जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, मैं वो सब तुम्हें बस 15 मिनट में सिखा दूं, तो कैसा रहेगा? तब शायद तुम कहोगे, हाँ यार, ये तो बढ़िया है। असल में आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें सिर्फ 15 मिनट में शेयर की थीं, वो भी 3 कहानियों के जरिए। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने वो स्टैनफोर्ड वाला स्पीच सुना है, तो कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग यही कहेंगे, नहीं, मैंने नहीं सुना। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि वो स्पीच इंग्लिश में था। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी इस स्पीच को रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार ये स्पीच जरूर सुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लिश में है और तुम उसे समझ नहीं सकते, तो दुनिया की इतनी कीमती बातों से तुम दूर रह जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? तो आज मैं तुम्हें वो कीमती स्पीच पूरी तरह हिंदी में सुनाने जा रहा हूं। कम से कम अब तो तुम ये कह सकोगे, हाँ, वो कीमती स्पीच मैंने सुनी है। तो चलो, कुछ समय के लिए अपने मन की सारी उलझनों और बाहर की भाग दौड़ से खुद को थोड़ा आजाद कर लो, क्योंकि आज तुम जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो चलो, ज्यादा देर न करते हुए उस कीमती स्पीच की शुरुआत करते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आकर मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ही नहीं किया, और आज पहली बार मैं किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के इतने करीब से हिस्सा ले रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। कुछ खास नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है, कैसे जिंदगी को एक धागे में जोड़ा जाए। रीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह छोड़ने से पहले मैं वहां करीब 1.5 साल तक और रहा। मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? इसकी शुरुआत तो मेरी पैदाइश से भी पहले हो चुकी थी। मेरी माँ उस वक्त यूनिवर्सिटी की एक अविवाहित स्टूडेंट थीं। वो मुझे किसी ऐसे परिवार को गोद देना चाहती थीं जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री हो। एक वकील और उसकी पत्नी मुझे गोद लेने के लिए तैयार भी थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने अचानक से अपना मन बदल लिया, क्योंकि उन्हें एक बेटी की उम्मीद थी। आधी रात को उन्होंने उस वकील परिवार को फोन करके कहा, हमारे यहाँ एक बेटा हुआ है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम गोद लेंगे। लेकिन बाद में मेरी माँ को पता चला कि उस वकील फैमिली में से कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मेरे दत्तक पिता ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। ये सब जानने के बाद मेरी माँ ने गोद लेने के कागजात पर साइन करने से मना कर दिया। कुछ सालों बाद मेरे दत्तक माँ बाप ने वादा किया कि वो मुझे ज़रूर यूनिवर्सिटी भेजेंगे, और वो सुनकर मेरी माँ ने आखिरकार मुझे गोद देने के लिए हाँ कह दिया। इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं सच में यूनिवर्सिटी गया, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी में स्टैनफोर्ड जैसी एक बहुत महंगी यूनिवर्सिटी को चुन लिया। मेरे मिडिल क्लास दत्तक माँ बाप की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी। 6 महीने तक ऐसा चलने के बाद मुझे लगने लगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी आगे की जिंदगी बनाने में इस यूनिवर्सिटी का क्या रोल होगा, जबकि मैं अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ पढ़ाई पर उड़ा रहा था। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया, और मैंने ये भरोसा किया कि आगे सब ठीक ही होगा। उस समय तो ये फैसला बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है ये मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक था। पढ़ाई छोड़ देने के बाद मैं उन बोरिंग क्लासेस से आज़ाद हो गया, और फिर मैंने वो क्लासेस लेनी शुरू की जो मुझे सच में पसंद थीं। इस पूरे सफ़र में कुछ भी रोमांटिक नहीं था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैं अपने दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था। यूज़ की हुई कोक की बोतलें वापस करके मुझे हर बोतल पर 5 सेंट मिलते थे, और उसी पैसों से मैं खाना खरीद कर खाता था। हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छा खाना खाने के लिए मैं हर रविवार को 7 मील पैदल चलकर शहर के दूसरे कोने में स्थित
हरे कृष्ण मंदिर जाया करता था। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। मेरी जिज्ञासा और उस वक्त का मेरा बेतरतीब रवैया, जो कुछ भी मैंने किया, बाद में वो सब मेरी जिंदगी में बेहद काम आया। एक उदाहरण देता हूँ। रीड कॉलेज में उस समय शायद पूरे देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी कोर्स होता था। कैंपस के हर पोस्टर और लेबल्स हाथ से की गई खूबसूरत कैलीग्राफी में बनाए जाते थे। चूंकि मैं अब यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, तो आसानी से मैं एक नया कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सका। मैंने सिरिफ और सांस सिरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, फ़ॉन्ट्स के बीच की स्पेसिंग कैसे बढ़ाई या घटाई जाती है, और टाइपोग्राफी को खूबसूरत बनाने के कई शानदार तरीके भी सीखे। ये सब कुछ अपने आप में बेहद अनोखा और ऐतिहासिक था। विज्ञान से बाहर की एक कला जिसने मुझे पूरी तरह खींच लिया था। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कैलीग्राफी कभी मेरी ज़िंदगी में काम आएगी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तब वही सारा ज्ञान मेरे बेहद काम आया। मैकिन्टॉश दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। यूनिवर्सिटी में रहते हुए उस वक्त इन बिखरी हुई घटनाओं को जोड़ पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखा, तब सब कुछ एकदम साफ साफ समझ में आया। तुम कभी भी भविष्य की ओर देखकर अतीत की घटनाओं को जोड़ नहीं सकते। ये केवल तब मुमकिन है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। इसलिए तुम्हें किसी न किसी चीज पर भरोसा करना ही होगा। अपने अंदर थेके आने वाली आवाज पर, अपने भाग्य पर, जिंदगी पर, कर्म पर, किसी न किसी चीज पर। अगर तुम भरोसा करोगे कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक दिन जाकर तुम्हारे लिए अच्छे नतीजे लाएगा, तभी तुम अपने दिल की सुन पाओगे। और यही वो तरीका है जिससे तुम सच में सफल बन सकते हो। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और खोने की कहानी। मैं किस्मत वाला था कि जिंदगी की शुरुआत में ही मुझे मेरा पसंदीदा काम मिल गया था। 20 साल की उम्र में मैंने और वॉज ने हमारे घर के गैराज से एप्पल कंपनी शुरू की थी। हमने जी जान लगाकर मेहनत की। 10 सालों में गैराज में काम करने वाले 2 लोगों की कंपनी बढ़कर एप्पल बन गई। एक ऐसी कंपनी जिसमें 4000 लोग काम करते थे और जिसकी वैल्यू $2 बिलियन थी। जब मेरी उम्र 30 के करीब थी, हमने अपना सबसे बेहतरीन कंप्यूटर मैकिन्टॉश मार्केट में लॉन्च किया, और ठीक उसी समय मेरी नौकरी चली गई। अब सोचो, कोई इंसान अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? जब एप्पल बड़ी हो रही थी, तब हमने एक बहुत टैलेंटेड शख्स को हायर किया था। सोचा था कि वो हमारे साथ मिलकर कंपनी को और आगे ले जाएगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों और फिर हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया। तो 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। और ये बात सिर्फ अंदर की नहीं थी, मैं सबके सामने पब्लिकली आउट हो गया। मेरे यंग एज के सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए। मैं पूरी तरह से टूट गया। अगले कई महीनों तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा लगने लगा जैसे मैंने उन पुराने जमाने के सभी उद्यमियों को शर्मिंदा कर दिया हो। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे मैं निभा नहीं पाया था। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे दिल से माफ़ी मांगी। मेरी नाकामी की कहानी हर तरफ फैल गई थी। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं सिलिकॉन वैली ही छोड़ दूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात महसूस होने लगी कि इन सब के बावजूद मैं आज भी वही काम प्यार करता हूं जो पहले करता था। एप्पल के साथ जो कुछ हुआ, उसने उस सच्चाई को बिल्कुल नहीं बदला। मुझे भले ही रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन काम के प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। इसलिए मैंने फिर से नई शुरुआत करने का फैसला लिया। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में मैंने जाना कि एप्पल से निकाले जाने का अनुभव मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी घटना थी। सफलता के सारे बोझ से आज़ाद होकर मैं एक बार फिर से शुरुआत कर पाया, एक नए, अनिश्चित लेकिन ताज़ा जीवन के साथ। और उसी वजह से मुझे अपनी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव दौर जीने का मौका मिला। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार नाम की एक और कंपनी बनाई, और उसी दौरान मुझे एक बेहतरीन लड़की से प्यार हुआ, जिससे मैंने बाद में शादी की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज पिक्सार दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर एक और कमाल की चीज हुई, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल में लौट आया। नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी वो आज एप्पल की सफलता का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। दूसरी तरफ लॉरेन और मैंने मिलकर एक सुखी परिवार बसाया, और मुझे पूरा यकीन है इनमें से कुछ भी मेरी जिंदगी में नहीं होता
अगर मुझे एप्पल से निकाला न गया होता। ये मेरे लिए एक बहुत ही कड़वी लेकिन ज़रूरी दवा थी। दूसरी तरफ लॉरेन और मैंने मिलकर एक सुखी परिवार बसाया और मुझे पूरा यकीन है इनमें से कुछ भी मेरी ज़िंदगी में नहीं होता अगर मुझे एप्पल से निकाला न गया होता। ये मेरे लिए एक बहुत ही कड़वी लेकिन ज़रूरी दवा थी, पर मुझे लगता है मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हारे सिर पर ईंट मारती है, पर ऐसे वक्त में भी अपने विश्वास को मत छोड़ो। मुझे यकीन है कि मैं आगे इसलिए बढ़ सका क्योंकि मैं जो भी करता था उसे दिल से प्यार करता था। तुम्हें भी ज़रूर वो काम ढूंढना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। जैसे तुम अपने प्यार को खोजते हो, उसी तरह अपने काम को भी ढूंढो। काम से तभी सच्चा संतोष मिलेगा जब तुम वही काम करोगे जिसे तुम सच में पसंद करते हो। तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे काम में ही बीतेगा और तभी तुम्हें असली तृप्ति मिलेगी जब तुम अपने काम को दिल से चाहोगे। अगर अभी तक तुमने ऐसा काम नहीं पाया है तो ढूंढते रहो, रुको मत। जब तुम्हें वो काम मिलेगा जिससे तुम्हें सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारा दिल खुद तुम्हें बता देगा। ये भी एक रिश्ते की तरह ही होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वो प्यार और भी गहरा होता जाता है। इसलिए अपने दिल से प्यार करने वाला काम ढूंढो और तब तक रुको मत जब तक मिल ना जाए। अब मेरी आखिरी कहानी मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो तो किसी दिन तुम सही साबित हो जाओगे। इस बात का मुझ पर गहरा असर हुआ। तब से बीते 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में खुद को देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो करने जा रहा हूँ। अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। मुझे एक दिन मरना ही है, ये विचार ही है जिसने मुझे ज़िंदगी के सारे बड़े फैसले लेने में सबसे ज़्यादा मदद की है। क्योंकि जब तुम मौत को याद रखते हो तो हर चीज़, उम्मीदें, गर्व, डर, असफलता, शर्म, सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। तब बस वही चीज़ें बचती हैं जो वाकई में ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि कुछ खोने का डर हटाने का सबसे अच्छा तरीका है ये याद रखना कि तुम पहले से ही सब कुछ खो चुके हो। इसलिए तुम्हारे दिल की सुनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। एक सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ साफ दिखा कि मेरे पैनक्रियास अग्न्याशय में एक ट्यूमर है। मैंने इससे पहले कभी ये भी नहीं सुना था कि पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि ये ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने तक ही जिंदा रह पाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा, घर जाओ और अपनी सारी चीज़ें समेट लो। सीधे शब्दों में कहें, डॉक्टर मुझे मौत के लिए तैयार होने को कह रहे थे। इसका मतलब था मैं जो बातें अपने बच्चों को अगले 10 सालों में कहना चाहता अब मुझे कुछ ही महीनों में कह देनी होंगी। इसका मतलब था हर चीज़ को ऐसा व्यवस्थित करना कि मेरे बाद मेरे परिवार को कम से कम दुख हो। इसका मतलब था सबसे अलविदा कहना। उस दिन पूरा दिन मेरा डायग्नोसिस होता रहा और शाम को मेरी बायोप्सी की गई। बहुत सारी टेस्टिंग और जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा ये एक दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जिसका इलाज सर्जरी से किया जा सकता है। फिर मेरी सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूँ। मौत से अब तक का वो मेरा सबसे नज़दीकी सामना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ दशकों तक मुझे फिर से मौत के इतना करीब नहीं आना पड़ेगा। पहले मौत मेरे लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थी, एक थ्योरी जैसा। लेकिन उस भयानक अनुभव के बाद अब मैं मौत के बारे में थोड़ा और शांति से बात कर सकता हूँ। सच तो ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वे लोग भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे भी मरना नहीं चाहते। और फिर भी मौत ही हम सबकी मंजिल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मौत ही है जो जिंदगी में बदलाव लाती है। लेकिन फिर भी मृत्यु ही हम सबकी अंतिम मंजिल है, कोई भी इससे बच नहीं पाया है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मृत्यु शायद जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलने वाला एक माध्यम है। मृत्यु पुराने को मिटा देती है और नए के लिए जगह बना देती है। और इस वक्त नया तुम हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम भी पुराने हो जाओगे और तुम्हें भी हट जाना होगा। माफ करना, ये थोड़ा ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। तुम्हारा समय सीमित है,
इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों की सोच के मुताबिक जिंदगी जीने के जाल में मत फंसो। दूसरों की राय के शोर में अपनी भीतर की आवाज को दबने मत दो। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अपने इंट्यूशन की सुनो। तुम्हारा दिल पहले से जानता है कि तुम असल में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब तो बस सेकेंडरी है। जब मैं जवान था तब एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। वो हमारी पीढ़ी के लिए एक पवित्र ग्रंथ जैसा था। इसे निकाला था स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक सज्जन ने, जो मेनलो पार्क के पास कहीं रहते थे। उन्होंने अपनी कविता जैसी सोच से उस मैगजीन को एक जिंदा चीज में बदल दिया था। ये बात है 1960 के दशक के आखिरी दौर की। तब न कंप्यूटर था, न ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये मैगजीन बनती थी टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरा की मदद से। ये मैगजीन असल में थी गूगल से भी पहले का एक पेपरबैक। आदर्शों से भरी हुई और बेहतरीन विचारों से समृद्ध यह पत्रिका गूगल के जन्म से 35 साल पहले प्रकाशित होती थी। स्टुअर्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर द होल अर्थ कैटलॉग के कई संस्करण निकाले थे। अंततः यह पत्रिका एक अंतिम अंक के साथ बंद हो गई। ये 70 के दशक के मध्य की बात है, जब मेरी उम्र भी तुम लोगों के जैसी थी। उस अंतिम अंक के पिछले कवर पेज पर सुबह के समय किसी ग्रामीण सड़क की एक तस्वीर थी। तुम में से जो लोग एडवेंचर यात्रा पसंद करते हो, वे शायद ऐसे ही किसी गांव की सड़क पर घूमने जाना पसंद करोगे। उस एचबी के नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। विदाई के समय यह उनका अंतिम संदेश था। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। मैंने हमेशा यही अपने लिए चाहा है। और आज जब तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो रही है और तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो, तो मैं भी यही दुआ तुम्हारे लिए करता हूं। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो।